हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अब जो है हमारा इस एपिसोड में हम 118 से शुरू करेंगे। पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और पहले वाले देख सकते हैं वीडियोस को। तो वो आपको आगे वाले क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब और हम आप शुरू कर रहे हैं 118 से। तो 118 क्वेश्चन इस प्रकार है। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? ऑप्शन ए रॉकेट, बी हेलीकॉप्टर, सी जेट, डी विमान। ऑप्शन सी जेट। ठीक है, ऑप्शन सी जेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है? ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, बी 11.2 मीटर प्रति सेकेंड, सी 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 10.2 मीटर प्रति सेकेंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। हम्म, तो इसका जो आंसर है वो बी है, 11 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ए इसका जो है, ए जो है बिल्कुल सही आंसर है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है 120। अगला क्वेश्चन 120 है। भू स्तर उपग्रह का आवर्त काल होता है? ए 9 घंटे, बी 12 घंटे, सी 24 घंटे, डी 28 घंटे। ऑप्शन सी 24 घंटे। तो इसका ऑप्शन सी है, 24 घंटे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड ए पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, बी 2 घंटे बाद लौट आएगा, सी 24 घंटे के बाद लौट आएगा, डी कुछ निश्चित नहीं। ऑप्शन ए पेपर कभी नहीं लौटेगा। हाँ, ये पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा अगर अगर इस पिंड को हम लोग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंक दें तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो ए इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, बी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, सी भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, डी ना द्रव्यमान और ना ही भार बदलेंगे। ऑप्शन बी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है आपका, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस पड़ता है? आप लोग भी लिफ्ट पे बैठे होंगे तो आपको एक वो आती है कि जब ऊपर जाके रुकती है, नीचे जाके रुकती है, कब महसूस होता है? तो वही है। ऑप्शन नंबर एक है जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही होती है, बी जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है, सी समान वेग से नीचे आ रही हो, डी समान वेग से ऊपर जा रही हो। ऑप्शन बी जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। हाँ, जब भी आप लिफ्ट पर चढ़ेंगे देखेंगे, जैसे ही लिफ्ट ऊपर चढ़ना शुरू करेगी तो आपको लगेगा कि आपके वजन में वृद्धि हो गई है, आपको अपने से ही वजन अधिक महसूस होगा। तो इसी तरह से जो है 123 का बी क्वेश्चन का बी आंसर सही है 123 क्वेश्चन का। 124 क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद ए पृथ्वी पर चली जाएगी, बी चंद्रमा पर चली जाएगी, सी पृथ्वी पर गिरेगी, डी पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। ऑप्शन डी पृथ्वी के प्रति उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। बिल्कुल सही जवाब है, तो इसका आंसर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 125 नंबर पे, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। ठीक है, तो एक सिचुएशन अभी हमने बताई थी कि भार अधिक लगता है। अब आपको एक समय ऐसा आता है कि आपको अपना भार कम लगता है, अपने शरीर का कम लगता है। ए त्वरण के साथ ऊपर, बी त्वरण के साथ नीचे, सी समान गति के साथ ऊपर, डी समान गति से नीचे। ऑप्शन बी त्वरण के साथ नीचे। जब आप नीचे आ रहे हैं तो आपको अपना ही भार कम लगने लगता है, जब आप ऊपर जा रहे होते हैं लिफ्ट से तो आपको अपना ही भार ज्यादा लगने लगता है। इसी तरीके से बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 126 पे, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? ए 36,000 किलोमीटर, बी 42,000 किलोमीटर, सी 30,000 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए 36,000 किलोमीटर। इसका आंसर है 36,000 किलोमीटर लगभग ऊंचाई होती है। अब हम लोग 127 पे चलते हैं। 127 में है, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि ए पर्वतों पर वायु दाब अपेक्षाकृत कम होता है, बी पर्वतों पर गेंद और हल्की हो जाती है,
सी पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम होता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे जो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, सोच के देखो क्या हो रहा है। अगर यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। बी, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। सी, वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे। सी, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए, पृथ्वी का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, द्रव्यमान आपका वही रहेगा लेकिन जो आपका भार है वो शून्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? ए 1/5, बी 1/4, सी 1/6, डी 1/8। ऑप्शन सी, 1/6। इसका सही जवाब है 1/6। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। इसी तरह से 129 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं 130वें क्वेश्चन की ओर। 130वां क्वेश्चन इस तरीके का है कि लोलक की आवर्तकाल ए द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, बी द्रव लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, सी तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है, डी समय के ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। तो 130 का जो क्वेश्चन है, लोलक की आवर्तकाल है, वो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, बीपीएससी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 131वें क्वेश्चन की तरफ। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? जो लोलक की घड़ियां आपने देखा होगा, लोलक वाली घड़ियां, तो वो गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? ए गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, बी कुंडली में घर्षण के कारण, सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, डी गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। इसीलिए जो है उनकी घड़ियां सुस्त हो जाती हैं क्योंकि इनकी लंबाई बढ़ जाती है। 132वां क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल ए 8% बढ़ जाएगा, बी 2% बढ़ जाएगा, सी 4% बढ़ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी, 2% बढ़ जाएगा। अगर किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका जो आवर्तकाल है वो 2% बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झुलने का समय ए घटता है, बी दुगुना होता है, सी 1/4 हो जाता है, डी 4 गुना हो जाता है। ऑप्शन बी, 2 गुना हो जाता है। ऑप्शन बी 2 गुना हो जाता है। कब? जब लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो जो लोलक के झुलने की जो समय है वो दुगुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेंडुलम की चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि ए उतनी ही रहेगी, बी घटेगी, सी शून्य हो जाएगी, डी बढ़ेगी। ऑप्शन डी, बढ़ेगी। पेंडुलम की चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी a mt, b p स्क्वायर m, c p स्क्वायर अपॉन m, d p स्क्वायर अपॉन 2m। ऑप्शन डी, पी स्क्वायर प्रति 2m। इसकी जो है p स्क्वायर पर 2m हो जाएगी इसकी गतिज ऊर्जा। आप ये क्वेश्चन नंबर 136 पे चलते हैं। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए द्रवदाब से, बी प्रत्यास्थता से, डी सी रेडियोधर्मिता से, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी, प्रतिष्ठा से। हुक का सिद्धांत प्रत्यास्थता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल की सांद्रता अधिक होती है, बी जल की सांद्रता अधिक होती है, सी तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, डी जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। ऑप्शन सी, तेल का तनाव अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 138। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? ए पृष्ठ तनाव, बी प्लवन, सी शांता, डी प्रत्यास्थता। ऑप्शन ए, तनाव। ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 139। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? ए शांता, बी पृष्ठ तनाव, सी प्रत्यास्थता, डी गुरुत्व। ऑप्शन बी, तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का बूंद का आकार गोलाकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। एक द्रव बूंद गोली आकार धारण कर लेती है।
ए पृष्ठ तनाव के कारण, बी क्षमता के कारण, सी ऊर्ध्वमुखी प्रणोद के कारण, डी गुरुत्वाकर्षण के कारण। ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण एक जब बूंद गोली आकार धारण कर लेती है। अगला क्वेश्चन है 141। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं। ये लोग आप लोगों ने भी किया हुआ, घर में कूलर होता है, बहुत सारी चीजें होती है, पानी टंकियां होती हैं, उसमें पानी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें कई बार मिट्टी का तेल डाल देते हैं और इससे मच्छर कम होते हैं, क्योंकि यह ए प्रजनन में बाधा डालता है, बी मच्छरों के लिए उच्च विष है, सी लार्वा के सांस में बाधा डालता है, डी मच्छरों को भगाता है। ऑप्शन सी लार्वा के सांस में बाधा डालता है। ये जो है, जब आप पानी में मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो ये लार्वा के सांस में बाधा डालता है, इसीलिए उसमें मच्छर कम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 142। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है ए पृष्ठ तनाव, बी शांता, सी प्रत्यास्थता, डी घर्षण। ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो शेविंग ब्रश होता है, आप लोग जब भी शेविंग करते होंगे तो आपने देखा हुआ है, जब अपने दाढ़ी बनाते हैं तो पानी जैसे ही पानी में डालते हैं ब्रश को, वैसे ही पानी जो ब्रश का जो वो होते हैं, जो उसके बाल होते हैं, वापस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि उसमें पृष्ठ तनाव होता है, इस वजह से। अगला क्वेश्चन है 143। स्थिर गति में जा रही खुली कार में बैठा एक भाला गेंद को हवा के ऊपर सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है उसके पीछे, बी उसके सामने, बी उसके हाथ में, डी उसके बगल में। ऑप्शन सी उसके हाथ में। उसके हाथ में। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में ऊपर फेंकता है, तो जो गेंद है उसके हाथ में आके गिरती है। अगला क्वेश्चन है 144। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम और जो नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? एक गति का पहला गति नियम, दूसरा गति नियम, तीसरा गति नियम, पहला, दूसरा व तीसरा गति नियम। ऑप्शन सी तीसरा गति नियम। बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा गति के नियम का उपयोग करके ये अपने आप को तट तक ला सकता है। अगला क्वेश्चन है 145। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? ए पृष्ठ तनाव के कारण, बी शांता के कारण, सी कपूर का यह गुण है, डी जल के घनत्व के कारण। ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण कपूर के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो जल के सतह पर नाचते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। जल शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव, जब शुद्ध जल में आप डिटर्जेंट डाल देते हैं तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी अपरिमित हो जाता है। ऑप्शन बी घट जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, घट जाता है। जब आप शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाल देते हैं, पानी में आप लोग घर में कपड़े धोए जाते होंगे तो आप लोग उसमें जाके पानी में डिटर्जेंट डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। अगला क्वेश्चन है 147। साबुन को जल में धोने घोलने पर पृष्ठ तनाव, अब क्या हो, साबुन को जल में, वही चीज है, सेम चीज है, पृष्ठ तनाव एक घट जाता है, बी बढ़ जाता है, सी परिवर्तित रहता है, डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऑप्शन ए घट जाता है। घट जाता है। ऊपर वाला 146 और 147 सेम चीज ही है, उसमें डिटर्जेंट की बात कर रहे हैं, साबुन, दोनों लगभग एक ही चीजें हैं। ठीक है, तो जैसे साबुन मिला दे पानी में या डिटर्जेंट मिला दे, दोनों ही सिचुएशन में जो है पृष्ठ तनाव घट ही जाता है। ठीक है, तो इसमें भी 147 में भी घट जाता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 148। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि ए सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है, बी उनके कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन होता है, सी उनके कमरे में कुछ रोशनी मिलती है, डी निचले भाग में वह शोभा नहीं देती। ऑप्शन ए सांस में छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। हाँ, इसीलिए हम लोग संवादक ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग जो हवा छोड़ते हैं या यूं कहते हैं गर्म हवा हमेशा ऊपर की ओर ही भागती है। ठीक है, तो ऊपर की ओर भागेंगी तो फिर जब संवादक ऊपर लगा होगा तो उसमें वेंटिलेशन होगा, सब कुछ बाहर चला जाएगा, सब कुछ उसी से निकल जाएगा बाहर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 149। 149 आपसे कह रहा है अपमार्जक मैले कपड़ों में सरलता पूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। जो अपमार्जक होते हैं वो मैले कपड़ों से सरलता पूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं, तो कारण क्या है? कारण आर, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। अब क्या है, कथन और कारण दोनों चीजें हैं। ठीक है, कथन बता दिया, कारण बता दिया, अब बताइए इसका। ऑप्शन ए, ए और आर दोनों सही हैं,
तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। बिल्कुल सही बात है। जो अपमार्जक है वो मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देता है। जैसे ही डिटर्जेंट में आप मानते हो एक ही जैसी बात है, तो जैसे ही डालते हैं वो निकाल देता है, ठीक है। परंतु जो आर है वो गलत है। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, नहीं, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव घटाता है, बढ़ाता नहीं है। हमने ऊपर भी पढ़ा बताया था, डिटर्जेंट और साबुन सारे जो है आपका पृष्ठ तनाव घटा रहे थे, जबकि ये कह रहा है अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है, ठीक है। इसीलिए कथन एक सही हो गया। कारण जो जो था और जो आर है वो गलत हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि ए, तो नहीं होता। बी, वायुमंडल में क्षमता बहुत बल बहुत अधिक होता है, तीव्र होता है। सी, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है। डी, वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। ऑप्शन ए, गुरुत्व नहीं होता है। हाँ, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, गुरुत्व नहीं होता है, इसीलिए जो अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि उनमें वहां पे गुरुत्व ही नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 151 का, यदि केस नली का व्यास दुगना कर दिया जाए, ठीक है, तो इससे चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई, जो जल सतह है वो ऊंचाई क्या हो जाएगी? ए दुगनी हो जाएगी, बी आधी रह जाएगी, सी वही रहती है, डी शून्य हो जाती है। ऑप्शन बी, आधी रह जाएगी। आधी रह जाएगी, बिल्कुल सही बात है। क्रिस्टल इसको ऐसे समझिए जैसे हम लोग वो जलाते हैं, दिया जलाते हैं आप, दिया जलाते हैं या भगवान के लिए दीप जलाते हैं, उसमें रुई डालते हैं, सपोज करो। तो जो हम लोग जैसे घी डाला या तेल डाला, तो जो ऊपर उठ के आता है और छोटे छोटे छिद्रों से, उसको केश नली ही बोलते हैं, ठीक है। अगर हम केश नली का व्यास दुगना कर दें, तो जब केश नली का जब व्यास दुगना हो जाएगा, व्यास मतलब समझ रहे हो कि जो चौड़ाई है उसका, जो रुआं है बहुत बड़ा चौड़ा हो जाएगा, तो चढ़ने वाले जो जल सतह की जो ऊंचाई होगी वो अपने आप ही आधी रह जाएगी। अगर हम वही केस नली का व्यास आधा कर दें तो ये चीज दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 152 की ओर। शांता की इकाई है, शांता की क्या इकाई है? ए पॉइज, बी पास्कल, सी पॉइजूली, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, पाइज। पॉइज, शांता की इकाई पॉइज है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 153, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियां पहले बता चुका हूं, केस नलियां क्या होती हैं आपको। जब दो भिन्न भिन्न व्यास की केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई ए दोनों केस नलियों में बराबर होगी, बी अधिक व्यास वाली केस नली में अधिक होगी, सी कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी, डी जल में द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी, कम ब्याज वाली केसनली में अधिक होगी। पहले ही बता चुके हैं कि आपको कि अगर उसका व्यास जैसे बढ़ेगा तो उसके जो ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े हुए जल की ऊंचाई कम हो जाती है, लेकिन अगर उसे कम कर दिया जाएगा तो ये बढ़ जाती है। 154 क्वेश्चन, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? ये भी क्वेश्चन 144 का ए है दाब अंतर, बी है केस की घटना, सी है तेल की कम श्यानता, डी है तेल में कार्बोक्सिलिक समूह। सृष्टि की घटना। हाँ, केस की घटना। ऊपर दो जो हम लोग पढ़ चुके हैं केस नलियों के बारे में, तो केस नलियां और ये एक ही चीज है, मतलब एक ही से जुड़े हुए, एक ही उस चैप्टर से जुड़े हुए प्रश्न है। तो जो केस की घटना होती है उसी के कारण जो है तेल की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, नहीं तो तेल ऊपर ही ना चढ़े, क्योंकि उसमें क्या होता है, केस नलियां होती हैं, केस नलियों के कारण ऊपर चढ़ता है और इस घटना को केस की घटना बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 155 155 क्वेश्चन है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? ए पास्कल का सिद्धांत, बी आर्किमिडीज का सिद्धांत, सी केपलर का सिद्धांत, डी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। ऑप्शन बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत बिल्कुल सही। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है, आर्किमिडीज सिद्धांत पर ये चीज निर्भर करती है, सिद्धांत पर आधारित है कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, ठीक है। आपने अगर आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो हम आपको उसकी पूरी व्याख्या भी बताएंगे आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 156 पे चलते हैं। 156 आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभी बताया था उसी से रिलेटेड है, प्लवन का नियम से, समकोण त्रिभुज का नियम से, गुरुत्वाकर्षण का नियम से, करंट व वोल्टेज के सिद्धांत से। ऑप्शन ए, प्लावन के नियम से। प्लवन के नियम से बिल्कुल सही आंसर है, आर्किमिडीज का सिद्धांत प्लवन के नियम से संबंधित है। 157 क्वेश्चन है,
जब कोई वस्तु किसी द्रव्य पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए भार के बराबर होती है। ये सिद्धांत है, ए बर्नौली का सिद्धांत है, बी आर्किमिडीज का सिद्धांत है, सी पास्कल का है, डी हुक का नियम है। ऑप्शन बी आर्किमिडीज का सिद्धांत है। बिल्कुल सही आंसर है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। कि जब कोई आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, आपको बताया था कि अभी हम बताएंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो आपको बता देते हैं कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 158 पे उत्प्लावकता के संबंधित वैज्ञानिक हैं। उत्प्लावकता है उससे संबंधित वैज्ञानिक कौन है? ए आर्किमिडीज हैं, बी न्यूटन है, सी लुई पाश्चर हैं, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए आर्किमिडीज। ऑप्शन ए आर्किमिडीज हैं, बिल्कुल सही आंसर है। उत्प्लावकता के जो संबंधित वैज्ञानिक हैं वो आर्किमिडीज हैं। अगला क्वेश्चन है 159। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। ए ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, बी ठोस के द्रव्यमान पर, सी ठोस के भार पर, डी में से कोई नहीं। ऑप्शन ए ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। बिल्कुल सही आंसर है, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करता है। द्रव के आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा। और ये सब किससे संबंधित है? ये सब किससे संबंधित है? आर्किमिडीज ये सब आर्किमिडीज के सिद्धांत पर संबंधित है। अगला क्वेश्चन है जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। ए लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, बी लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है, सी लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से बराबर होता है, डी ये जल का विस्थापन नहीं करता है। ऑप्शन ए लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, आंसर है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए 161 पे चलते हैं। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, बी भार के बराबर, सी पृष्ठभाग के बराबर, सी घनत्व के बराबर। ऑप्शन ए आयतन के बराबर। हाँ, अगर कोई भी नाव है वो कब डूब जाएगी? जब वो अपने आयतन के बराबर पानी हटाती है तो। अगला क्वेश्चन है 162। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ए ब्रिटेन से, बी जर्मनी से, सी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, डी ग्रीस से। ऑप्शन डी ग्रीस से। ऑप्शन डी ग्रीस से बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 163। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है। तो पानी की बूंदें होती हैं वो तैलीय पृष्ठ पे नहीं चिपकती हैं। नहीं तो अगर आप देखेंगे तो आप किसी भी चीज में तेल डाल दीजिए, उसके ऊपर पानी की बूंद डाल दीजिए तो वो क्या करेगा, पृष्ठ से चिपकेगा नहीं जमीन से और ऊपर ही बना रहेगा। तो ये किस लिए होती हैं? ए आसंजक बल का अभाव है, बी पृष्ठ तनाव है, सी आपस में मिल नहीं सकते, डी तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। ऑप्शन ए अतिरिक्त बल का अभाव। हाँ, यहाँ पे आसंजक बल का अभाव होता है, इसी के कारण जो है ये चिपकते नहीं। अगर आसंजक बल अगर जहाँ पे मिल जाता है वहां पर वो चीज है चिपक जाती है अपनी सतह से। अगला क्वेश्चन 164। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। ए पूरब से पश्चिम, बी पश्चिम से पूर्व, सी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व। बिल्कुल सही आंसर है, पश्चिम से पूर्व तुल्यकारी उपग्रह घूमता है। तो अगला क्वेश्चन है 165। पहिए के बॉल बेयरिंग का कार्य है। ए घर्षण को बढ़ाना, बी गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, सी स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, डी मात्र सुविधा के लिए। ऑप्शन सी स्थितिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 166 पे। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए एक नंबर जो है, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। ठीक है। दूसरा सुनिए, रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। उपयुक्त कथनों में से अब कौन सा सही है? ठीक है, अब बताओ। ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन सी एक और बी दो दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ये आपका 166 का सी ठीक हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 167 की तरफ। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? ए बढ़ेगा, बी कम होगा, सी उतना ही रहेगा। पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। ऑप्शन सी उतना ही रहेगा। उतना ही रहेगा, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर आपने ना देखा हो तो आप अपने घर पे कर सकते हैं। अगर आप किसी भी पानी में जब बर्फ डालेंगे, जो पानी गिरना होगा वो तुरंत ही गिर जाएगा। उसके बाद में जब बर्फ पिघलेगी उसके बाद कोई पानी नीचे नहीं गिरता पिघलने के बाद में, क्योंकि उनका आयतन फिर वो समान रूप से ही वो कर लेते हैं, क्योंकि जितना आयतन ज्यादा होता है उतनी उतनी वो पहले से ही ऊपर दिखती रहती है। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है 168। 168 देखिए, एक ऊंची इमारत में एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा? ए 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, बी 9.6 मीटर प्रति सेकेंड, सी 29.4 मीटर प्रति सेकेंड, डी 39.3 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी 29.4 मीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल सही आंसर है, 29.4 मीटर सेकेंड होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। ठीक है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण Ge/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा ए 100/6 किलोग्राम, बी 60 किलोग्राम, सी 100 किलोग्राम, डी 600 किलोग्राम। ऑप्शन सी 100 किलोग्राम। ऑप्शन सी 100 किलोग्राम बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 170, पावर का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? 170 क्वेश्चन देखिए, पावर का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? ए किलोग्राम मीटर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के, बी किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर के, सी किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब के, डी इनमें से कोई नहीं है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब के। आंसर नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 171 पे। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। ए अधिक लंबा, बी अधिक छोटा, सी गोलाकार, डी वही रहेगा। ऑप्शन डी वही रहेगा। ऑप्शन डी वही रहेगा। कब? भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का जो आकार है वो वही रहेगा। 172वें क्वेश्चन पे चलते हैं। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण है ए तरल जल की अपेक्षा अधिक शान है, बी तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, सी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, डी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। ऑप्शन डी तरल का प्रस्तुनाव जल की अपेक्षा अधिक है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 173। निम्नलिखित में से किसके लिए एक केशकत्व एकमात्र कारण नहीं है? ए स्याही का सोखना, बी भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सी सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, डी पौधे की जड़ों से जल का इससे पर्ण समूह की ओर बढ़ना। ऑप्शन डी पौधों की जड़ों से जल करके पर्ण समूह प्रमुख की ओर ऊपर बढ़ना बढ़ना। बिल्कुल सही जवाब है। ये आईएएस 1999 में भी आया हुआ सवाल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 174 की ओर। और इसका क्वेश्चन इस प्रकार है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ए न्यूटन ने, बी गैलीलियो ने, सी कोपरनिकस ने, डी आइंस्टीन ने। ऑप्शन ए न्यूटन ने। ऑप्शन ए न्यूटन ने बिल्कुल सही जवाब। जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ए ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, बी ऊर्जा का सृजन हो सकता है विनाश नहीं, सी ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता किंतु विनाश हो सकता है, डी ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। ऑप्शन डी ऊर्जा का ना सृजन हो सकता है ना ही विनाश। बिल्कुल सही बात है। ऊर्जा संरक्षण का यही नियम है कि ऊर्जा का ना तो संरक्षण हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है। यही चीज द्रव्य में लागू होती है, जो हम ऊपर ऊपर प्रश्नों में बता चुके हैं पहले से ही, कि द्रव्य का ना ही वो होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है। तो ये चीज ऊर्जा संरक्षण से ही ऊर्जा संरक्षण के नियम से ही आती है। अगला क्वेश्चन है 176 का, पृथ्वी का पलायन वेग है ए 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड, बी 21.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सी 7.0 किलोमीटर प्रति सेकेंड, डी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पास्कल इकाई है ए आर्द्रता की, बी दाब की, सी वर्षा की, डी तापमान की। ऑप्शन बी दाब की।
पास्कल दाब की इकाई है, पास्कल दाब की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है 178 एक किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है कितने पॉइंट 1 बार के, पॉइंट 1 बार के, सी 10.0 बार के, डी 100 बार के। ऑप्शन ए 0.1 बार के। बिल्कुल सही बात है, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब जो है 0.1 बार के समतुल्य होता है। अगला क्वेश्चन है 179 क्यूसेक से क्या मापा जाता है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है, जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। ऑप्शन सी जल का बहाव। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी जल का बहाव। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, बी ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, सी विषुवत रेखा पर अधिक होता है, डी मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। ऑप्शन बी ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ये हम आपको ऊपर भी क्वेश्चन में बता चुके हैं, ठीक है। तो जो ध्रुवों पर सर्वाधिक क्या होता है, किसी भी पिंड का भार, या आप खुद भी चले जाएंगे आपको भी लगेगा कि आपका भी भार जो है ध्रुवों पे ज्यादा हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 181 नंबर है। जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, बी उसका भार घट जाता है, सी उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, डी वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है। ऑप्शन बी उसका भार घट जाता है। उसका भार घट जाता है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस वजह से आपका भी भार वहां में घट जाएगा। लेकिन द्रव्यमान वही रहता है, आप ये मत सोचना कि द्रव्यमान भी घट जाएगा, द्रव्यमान और भार में अंतर होता है दोनों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 182 सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही का उत्तर चुनिए। अब देखो सूची एक राशि है, सूची दो मात्रक बताएंगे, ठीक है। तो अब हम देखो सूची ए में क्या है, राशियां हैं, कौन कौन सी राशि है, विद्युत बल है, बी विद्युत आवेश है, सी विद्युत विभव है और डी विद्युत धारिता है। जबकि सूची दो में मात्रक है, एक वोल्ट है, दो न्यूटन है, सी कूलाम है, चार फराडे है। अब जब आप इनको मिलाएंगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर बी बी। बिल्कुल तो सही जवाब ए है। का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। बिल्कुल सही जवाब है। ए का दो मतलब विद्युत बल का न्यूटन, और विद्युत आवेश का कूलाम, और विद्युत विभव का वोल्ट, और विद्युत धारिता का फराड फराडे। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 183 एक भूमि स्तर उपग्रह एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा के निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, ठीक है। अपकेंद्र बल आप पिछली वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग पिछली वीडियो देखिए जाके तो आपको समझ में आएगा अभिकेंद्र बल क्या होता है और अपकेंद्र बल क्या होता है, ठीक है। इसके ऑप्शन है ए उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, बी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सी सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से, डी उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगाए वाले गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन बी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले उपग्रह से। ठीक है, इसका आंसर है बी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 184 स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, जो स्वचालित कलाई घड़ियां भी आती हैं आपने देखी हो तो, ठीक है। और ये अपने आप चल रही होती है, इसमें ना तो सेल पड़ता है ना चाबी भरती है, कुछ भी नहीं होता है, स्वचालित रहती है ये, ठीक है। तो इन कलाई घड़ियों में ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ए कर्षण ऐठन से, बी बैटरी से, सी ध्रुव क्रिस्टल से, डी हमारे हाथ में विभिन्न संचालन से। ऑप्शन डी हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। हाँ, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से इनको ऊर्जा मिलती है और ये उसी ऊर्जा से चलती रहती हैं और इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए होती, ना इन्हें कर्षण ऐंठन चाहिए है, ना बैटरी चाहिए है, ना ध्रुव क्रिस्टल चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 185 में। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी ए पानी की सतह से ऊपरी भाग हो गई है, बी पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, डी पानी के बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, डी पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्त हुई है। ऑप्शन है पानी की सतह से ऊपर बाहरी हो गई है। जैसे ही पानी के अंदर रहती है तो आपने महसूस किया होगा, कभी भी आपने अगर कुएं से पानी निकाला तो आपने महसूस किया होगा कि जब तक पानी के अंदर रहती है वो तब तक आपको
उसका भार पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही पानी छोड़ती है, ऊपर आती है पानी को छोड़ के, वैसे ही आपको लगता है कि तो बहुत भारी हो गई। तो ये क्यों होता है? वो जो है तो पानी तक भारी हो जाती है ऊपर से आते समय। अगला क्वेश्चन है भारहीनता। क्वेश्चन नंबर 186। भारहीनता होती है, ठीक है। भारहीनता क्या होता है? जब कोई अगर कोई चीज में भार खत्म हो जाए, मतलब आपको लगे कि भार है ही नहीं, तो वो भारहीनता बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये होती है कब? ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पे, बी जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, डी निर्वात की स्थिति में, सी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। हाँ, बिल्कुल सही बात है। गुरुत्वाकर्षण की शून्य की स्थिति में, अब जैसे पृथ्वी का है, पृथ्वी का अगर गुरुत्वाकर्षण कम हो जाए तो आपको कुछ लगेगा भारहीन हो गए। आप भारहीन हो जाओगे बिल्कुल, और हो सकता है उड़ने लगोगे पृथ्वी को छोड़ के, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका 187। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? ए रबड़, बी गीली मिट्टी, सी स्टील, डी प्लास्टिक। ऑप्शन सी स्टील। ऑप्शन सी स्टील बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 188। एक भू उपग्रह अपने कक्ष के निरंतर गति करता है, यह अत्यंत बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। ए उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, बी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सी सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, डी उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन बी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। बिल्कुल सही जवाब है। 188 का बी पे आप लोग निशान लगा लीजिए, यही सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 189 पे। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा, ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी ऊष्मा ऊर्जा, डी रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन बी स्थिर ऊर्जा। बिल्कुल सही जवाब है। स्थितिज ऊर्जा घड़ी के स्प्रिंग भंडारित ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है 190। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारीनता की अनुभूति का कारण है, ठीक है। जब कक्षा में जब होता है तो अंतरिक्ष यान में भारीनता की अनुभूति होती है, इसका क्या कारण है? ए बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव, बी कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, सी बाहरी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं है, डी कक्षा में अंतरिक्ष यान के ऊर्जा का न होना। ऑप्शन बी कक्षा के त्वरण त्वरण बादी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। इसीलिए जो है वो भारहीनता की अनुभूति होती है वहां पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 191। 191 की बात करें तो डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से एक वृत्त में घुमाया जाता है, घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है। तो ए पत्थर स्पष्ट रैखिकतः उड़ जाता है, बी पत्थर भीतर की ओर तेजतः गति करता है, सी पत्थर बाहर की ओर तेजतः गति करता है, डी पत्थर की गति उसके वेग से निर्भर करती है। ऑप्शन ए पत्थर स्पर रैखिकता उड़ जाता है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 192 है। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि? ए अंडा घोल से नमक का अवशोषण करता है और फैल जाता है, बी एल्बुमिन नमक के घोल में घुल जाता है और अंडा हल्का हो जाता है, सी नमक के घोल का घनत्व तो अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, डी जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। ऑप्शन डी नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 193। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच व अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? क्वेश्चन फिर से सही से समझिए। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ए अपने हाथ एक साथ मिला लें, बी अपने हाथ ऊपर उठा लें, सी अपने हाथ बाहर की तरफ फैला लें, डी हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाएं। ऑप्शन सी अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दें। बिल्कुल सही आंसर है, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 194 है। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? हम लोग साबुन या डिटर्जेंट कपड़े धोते हैं, तो वो क्यों सफाई अच्छे से कर पाता है? ए ये घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है, बी ये गंदगी को अवशोषित कर लेता है, सी ये घोल को शक्ति देता है, डी साबुन उत्प्रेरक की तरह काम करता है। ऑप्शन ए घोल की पृष्ठीय तनाव को कम करता है। ये घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है, इसीलिए ये बेहतर जो है सफाई कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 195 की ओर चलते हैं। न्यूटन मीटर मात्रक है, ए त्वरण का, बी बल का, सी शक्ति का, डी ऊर्जा का। ऑप्शन डी ऊर्जा का। ऊर्जा का बिल्कुल सही है। जो न्यूटन मीटर मात्रक है वो ऊर्जा का मात्रक है। और 196 पे चलते हैं। डायनमो इसे परिवर्तित करता है। डायनमो वाले भी बता चुके हैं ऊपर, ठीक है। फिर से पूछ रहे हैं, आप लोगों को पता होगा। ए यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तीन में से कोई नहीं है।
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। हाँ, ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, तो अब हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं 197। दूध से क्रीम निकाल लेने पर ए दूध का घनत्व बढ़ता है, बी दूध का घनत्व घटता है, सी दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये विद्युत का घनत्व बढ़ता है। दूध का घनत्व बढ़ता है, बिल्कुल सही जवाब है। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन 198 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। आपको बताना है इनमें से तीन सही हैं और एक सही नहीं है। जो सही नहीं है वो बताना है। किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है। आपको पहले बता चुके हैं, जैसा जैसा गुरुत्वाकर्षण होगा वहां पर पिंड का भार भी वैसा वैसा ही होता है। ठीक है, बी, इसका बी, किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है। ठीक है, सी, किसी भी पिंड की भारीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने पर होती है। डी, पृथ्वी की सतह पर, समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। ऑप्शन डी, पृथ्वी की सतह पर, समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है, ये जो डी ऑप्शन है ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग 199। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है। ए वजन, बी द्रव्यमान, सी घनत्व, डी आयतन। ऑप्शन बी, द्रव्यमान। द्रव्यमान, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका जो है द्रव्यमान होती है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 200 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 200 है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि ए, ये पृथ्वी के पास है, बी, ये सूर्य की परिक्रमा करता है, सी, ये सूर्य के प्रकाश पाता है, डी, यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल से वेग से कम है। ऑप्शन डी, यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मात्र से मूल वेग से कम है। बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ जो परमाणु का पलायन वेग है उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसीलिए यहाँ पर वायुमंडल नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 201। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी मतलब गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा। ए, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, बी, कुतुब मीनार के ऊपर, सी, भूमध्य रेखा पर, डी, अंटार्कटिका के कैंप पर। ऑप्शन डी, अंटार्कटिका के कैंप पर। अंटार्कटिका के कैंप पर क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि अंटार्कटिका कैंप ये ध्रुवों पे आता है। पहले भी बता चुके हैं कि ध्रुवों पर जो है वो गुरुत्वाकर्षण का मान या भार जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो जो अंटार्कटिका के कैंप जो है वो कहाँ पे होता है, वो ध्रुवों में ही है, इसीलिए यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 202। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है। ए, पास्कल नियम, बी, बर्नौली नियम, सी, थॉमसन नियम, डी, न्यूटन नियम। ऑप्शन ए, पास्कल के नियम। बिल्कुल सही आंसर है। आंसर नंबर एक, पास्कल के नियम से द्रव चालित ब्रेक इसके नियम पर कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 203। 203 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। बल की नहीं है, गतिज ऊर्जा की नहीं है, कार्य की नहीं है, कि ऊर्जा की नहीं है। ऑप्शन ए, बल। बल की जो है वो न्यूटन मीटर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 204। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है। आपने देखा होगा ना कि जो धावक होता है, जो लंबी छलांग लगानी होती है, पहले कुछ दूरी तक बहुत स्पीड से दौड़ता है, फिर एकदम से उछल जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है। ए, दौड़ने से छलांग लगाना आसान हो जाता है, बी, इसके उसका शरीर गर्म हो जाता है, सी, छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता इसको ज्यादा दूरी तक तय करने में मदद करती है, डी, छलांग लगाते समय वह फिसलता नहीं। ऑप्शन सी, छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति गति जड़ता उसके ज्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। बिल्कुल सही है, इसी वजह से वो लंबी छलांग लगा पाता है। अगला क्वेश्चन है 205। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ बढ़ाया जाता है। ठीक है, ए, छोटा जमीन पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, डी, पत्थर की संरचना पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी, दोनों पत्थर जमीन पर समान साथ पहुंचते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कोणीय संवेग किसके बराबर है। ए, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग के, द्रव्यमान गुणे कोणीय वेग के, रेखीय वेग गुणे कोणीय वेग के, या डी, द्रव्यमान गुणे रेखीय वेग के। ऑप्शन ए, जड़त आघूर्ण गुणे गोणीय वेग। तो जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग जो है वो कोणीय संवेग के बराबर होता है। ठीक है, इसको आप लोग रट ही लीजिए। अगला क्वेश्चन है 207। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है। ए, द्रव्यमान, बी, ऊर्जा, सी, रैखिक
संवेग, डी दाब। ऑप्शन बी ऊर्जा। ऑप्शन बी ऊर्जा। बर्नौली का सिद्धांत है वो ऊर्जा के समीकरण का प्रकथन है। अगला क्वेश्चन है 208 नंबर। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? ए, पानी के उत्प्लावन के कारण, पानी पृष्ठ तनाव के कारण, शांता के कारण, गुरुत्वाकर्षणीय बल के कारण। ऑप्शन बी प्रस्ताव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण जो लोहे की सुई है पानी की सतह पर तैरती रहती है। अगला क्वेश्चन है 209। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के टोकने में शामिल है। ए, स्याही की क्षमता। बी, किसकी अभिक्रिया पर एक घटना। सी, ब्लॉटिंग से होकर स्याही का विसरण। डी, साइफन क्रिया। ऑप्शन बी किसकी अभिक्रिया परिघटना। बिल्कुल सही आंसर है। किसकी अभिक्रिया परिघटना जो है वो ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल होती है। अगला क्वेश्चन 210। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। ए, उत्तरी ध्रुव पर। बी, दक्षिणी ध्रुव पर। सी, विषुवत रेखा पर। डी, पृथ्वी के केंद्र पर। ऑप्शन डी पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व में ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ए, आर्यभट्ट। बी, बराहमिहिर। सी, बुद्धगुप्त। डी, ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने हमें पहले ही बता दिया था, न्यूटन से पहले ही, कि सभी वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, आपकी न्यूटन का सेब बाद में गिरा था जमीन पे, ठीक है, ये दिखाने के लिए गुरुत्वाकर्षण की और चीजें। इसलिए उससे पहले हमारे यहाँ के ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता दिया था, जो भारत के थे, कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। कोई ना कोई बल काम कर रहा है, मतलब गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है, जो चीजें गुरुत्वाकर्षित हो रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 212 नंबर की ओर। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी ए, सुस्त। बी, तेज। सी, पृथ्वी के समान समय देगी। डी, कार्य करना बंद कर देगी। ऑप्शन ए सुस्त। सुस्त हो जाएगी। ठीक है, अगर घड़ी को, हम पृथ्वी वाली घड़ी को अगर हम लेकर चले जाए चंद्रमा पे, तो वो वहां पे सुस्त हो जाएगी, क्योंकि वो पृथ्वी की चीजों के हिसाब से काम कर रही होती है। तो वो वहां पे सुस्त हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का अपना गुरुत्वाकर्षण है, यहाँ का अपने वायुमंडल है अपना। तो हमारी जो चीजें उस हिसाब से बनी होती हैं, और चंद्रमा पे वो चीज नहीं मिलेगी, वहां पर उसको सुस्त पड़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है 213। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? जो आपने देखा होगा, गैस के भरे गुब्बारे को नाखून से हम फोड़ेंगे तो थोड़ा कठिन होता है, जो कि सुई में मारेंगे, थोड़ा सा मार देंगे, तुरंत ही फट से बोल के फट जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा? ए, नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दबाव डालता है। बी, गैस सुई से साथ अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। सी, नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होता है। डी, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है। ऑप्शन डी सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। जब सुई जो है करो तो उसमें दाब जाना पड़ता है, क्योंकि जो उसका वो होता है बहुत ही नुकीला होता है, बहुत ही पैना होता है, तो वो तुरंत ही घुस जाता है, क्योंकि वो दाब जाना डलना होता है, इसी तरह से वो तुरंत ही फट जाता है। अगला क्वेश्चन है 214 नंबर का। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब होता है? ये पहले ही बता चुके हैं कब कम होता है, फिर से बताइए आप लोग। ए, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। बी, जब लिफ्ट समान गति से नीचे जा रही हो। सी, जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो। डी, जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो। ऑप्शन ए जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो तो क्या होता है, वास्तविक वजन से कम रहता है। कम आपको लगेगा कम हो गया है, ठीक है। जब ऊपर जा रही हो तो आपको ऐसा लगता है वजन बहुत ही बढ़ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 215 का। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? सभी लोग क्रिकेट देखते हैं, ये तो सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, बताइए। अब आपको ऑप्शन देते हैं। एक, क्षैतिज से 60 अंश का कोण। बी, क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण। सी, क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण। डी, क्षैतिज से 15 डिग्री का कोण। ऑप्शन बी क्षैतिज से 45 अंक का कोण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी, क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पे अगर हम बैट से बॉल मारते हैं तो फिर जो है अधिकतम दूरी तक जाती है। तो दोस्तों जो है ये हमारा पूरा हो गया है, 215 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। और अगले जो वीडियो है हम आपके लिए बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। तब तक आपसे जुड़े रहिए और हमारे सारे वीडियो देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।